नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाई एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वॉइस है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटा और भद्दा लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले 2 दिनों से मेरा तबीयत खराब है और मेरा जो वॉइस है पूरी तरह से बदल चुका है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़े बहुत आप लोग अपनी तरफ से पढ़ने के लिए, ठीक है, और थोड़े से मैनेज कर लीजिएगा 1-2 दिन इस वॉइस को, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई इस टॉपिक पर आपको कुछ समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी को रिविज़न क्लास के तौर पर दोबारा शूट करके आपको बता दूंगा। लेकिन एक कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि आप सेल्फ से इस क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद जो हम लोग थ्योरी करेंगे उसको भी पढ़ लेना और इसका जो एमसीक्यू करेंगे ना उसको भी पढ़ लेना। क्योंकि देखिए आपका जो पर डे पढ़ने का जो फ्लो है ना उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग कंटिन्यू क्लास ला रहे हैं तो कंटिन्यू क्लास करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखिए 22 मई को आपको एग्जाम है और अभी चल रहा है मार्च का महीना, ठीक है। तो बहुत कम दिन ही बचा हुआ है, मोटी मोटा बोले ना तो एक ही महीना बचा हुआ है, ये आप लोग मान के चलो। और इस हिसाब से आप लोग तैयारी करोगे ना तो आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाओगे। और कंटिन्यू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और मैंने अगर बोला है आपको कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा ही, चाहे जैसा भी हो। थोड़े से सबसे पहले आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इसी वॉइस के साथ, और समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा, इस टॉपिक पे दोबारा बनाऊंगा। लेकिन आपको पढ़ाई कंटिन्यू रहे, प्रॉपर जारी रहे, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि पर डे इस वीडियोस को लेकर के आऊँ और सारे सब्जेक्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा जो क्लास रहेगा वो क्लास नंबर 8 रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लास ले चुका है सीडीपी की, अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि है उसकी। और आप लोगों ने नहीं देखा होगा सबसे पहला कंटिन्यू जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस 1 2 3 4 जितने भी क्लास है ना सारे क्लास को देख लीजिए। और आज का जो क्लास है इस हिसाब से आज 8वां क्लास है। और आज हमारा जो क्लास का जो विषय रहेगा वो शिक्षण अभिरुचि, अर्थात जो आपका सीडीपी का सब्जेक्ट है वो रहेगा। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। अब ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है पहले ये जान लीजिए। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप फिर से आप बोलोगे कि सर ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत हमारे टॉपिक में तो नहीं है, हम लोगों ने सिलेबस देखा उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जो सेम सेम जो टॉपिक रहेगा ना, जैसे समावेशी शिक्षा और अलग अलग टॉपिक उस प्रकार से नहीं लिखा गया है, लेकिन एक ही लाइन में बहुत सारे टॉपिक को बिना बोले कवर किया गया है इसमें। जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोग देखेंगे ना तो आपको नजर आए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा नजर आ जाएगा, 2005 का जो शिक्षा अधिनियम आया था वो नजर आ जाएगा आपको। तो इसके अंदर बहुत सारी है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग परिवेश के जो बच्चे होते हैं, हो सकता है कई होशियार होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही थोड़ा मंद टाइप से होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब दिव्यांग होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे अलग अलग बच्चे जो मिलते हैं ना उसको एक साथ आप अपने स्कूल में, आप अपने कक्षे में किस प्रकार से समावेश करके शिक्षा देते हो, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, ये सारी बातें इसमें कहा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ना तो सबसे पहले हम लोग थोड़े थ्योरी पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है ना इस थ्योरी में ना वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होनी है, क्योंकि इसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात दी गई है उसको हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जानेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के बारे में जानेंगे, और कुछ हम लोग जानेंगे कि परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने आप से खुद से पहले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी थ्योरी है खुद से पढ़िएगा। हो सकता है मेरा वॉइस आपको थोड़ी सी कम समझ में आए, लेकिन खुद से अगर आप पढ़ोगे ना, स्क्रीन को देख करके पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा इस जितने भी थ्योरी रहेंगे ना खुद से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलिएगा, मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर नहीं आएगी लेकिन आप खुद से मन से पढ़िए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं क्या है इसमें। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहला क्या क्या है उसको पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार एक ऐच्छिक अधिकार माना जाता है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। तो इस प्रॉपर लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग ये जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार इच्छित है, ठीक है। किस में दिया है? संविधान के अनुच्छेद 21 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है तो बोलेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस लाइन में प्रॉपर ये कहता है। दूसरा क्या कहता है ये पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 19 भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है, जिसमें नागरिकों को वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं रोजगार करने का अधिकार दिया गया है।
चलिए लाइन दूसरा क्या कहता है, इसको इम्पोर्टेंट क्या है ये देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, शिक्षा का अधिकार की ओर संकेत करते। कैसा संकेत करते, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रोजगार का अधिकार। ठीक है, तो इसमें ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है। जितने भी आप लोग थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ लाइन, जितने भी मार रहा हूँ सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी है मेरा लाने का मतलब ये रहता है कि आपका जो समझ है वो एक कदम बेहतर हो। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू कर लेने से आप क्लास में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, जो आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जबकि अगर कि एमसीक्यू के अलावा आप लोग अगर कि थ्योरी पढ़ रहे होगे तो आपकी समझ एक कदम आगे रहेगी बाकियों के मुताबिक, इसलिए मैं खुद आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए लाइन थर्ड क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए अपने मन से पहले। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में यह कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। लाइन थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है आप ये लाइन जान लीजिए। सबसे पहला, वर्ष 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 में का और अलग से जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद 21 का में क्या जोड़ा गया, तो जितने भी राज्य हैं हमारे देश में जो है ना, उसमें 6 वर्ष से लेकर कि 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो कौन से वर्ष के, 6 से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सारे बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। ये केंद्र सरकार है वो अपने संविधान संशोधन में कहा गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि किस वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात 6 से 14 वर्ष के दे देंगे, 6 से 18 वर्ष दे देंगे, 12 से 18 वर्ष दे देंगे। तो इस प्रकार की आपको ना अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था तब भी इसको आईएमपी लगा के रखा हुआ था, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उसके अलावा सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षक होने के नाते आपको ये जानना होगा कि जो शिक्षा का जो विषय है वो राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए ये भी टॉपिक आपके जो सिलेबस में है उसमें दिया गया है। तो इसमें क्या कहता है ये देख लीजिए। फर्स्ट, केंद्र व राज्य के शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट अबाउट एजुकेशन। तो फर्स्ट में क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हुए चलिएगा साथ में। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। इसके लिए संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। प्रथम सूची केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। द्वितीय सूची राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार या विधानसभा में कानून बना सकती है। तृतीय सूची समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो इस प्रॉपर टॉपिक से क्या हमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो, तो सबसे पहले देखिए संविधान के अनुच्छेद कितना 246 में, ठीक है, केंद्र व राज्य सरकारों को शैक्षिक उत्तरदायित्व देगा, ये आपको समझ में आ गया। जो संविधान की अनुसूची 7 है, ठीक है, उसमें 3 विषय जोड़े गए, अर्थात 3 सूचियाँ जोड़े गए हैं। कौन कौन से सूची, प्रथम देखिए कौन सा, केंद्र सूची है जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, किसमें, तो वो हो जाएगा वो शिक्षा पर। दूसरा कौन सा है, तो जो दूसरा है वो राज्य सूची हो जाएगा। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार जो कानून है वो बना सकता है। तीसरा जो सूची है वो समवर्ती सूची हो जाता है। समवर्ती सूची में क्या होता है, आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिल करके कानून बना सकता है शिक्षा पर। तो ये तीनों को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है इस प्रॉपर लाइन से आपको। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस जितने भी हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे प्रॉपर आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। चलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग खुद से, और साथ में मैं भी आपके पढ़ते हुए चलता हूँ। क्या है इसमें देखते हैं।
वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तुत मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य तत्व जो है उसको नहीं लिया गया है, अर्थात मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि देखिए इसको मैं आपका जब एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें साथ में बताते हुए आपको चलूँगा। ठीक है, वरना और भी बहुत ज़्यादा ये बुकिश लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, और जो जो समझाने लायक है प्रॉपर मैं आपकी जो थ्योरी है उसमें लाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस प्रॉपर जो लाइन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, आरटी एक्ट कब आया था, 2009 में आरटी एक्ट आया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब पास किया गया था, 2009 में पास किया गया। उसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बालक, मैंने बताया था ना पिछले जो टॉपिक है उसमें भी बताया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। कौन से संविधान संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि देखिए सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को इसे कानूनी रूप में लागू कर दिया गया, अर्थात जो 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं ना, ठीक है, उसके लिए जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो आरटी एक्ट 2009 आया था ना, वो कब लागू किया गया, तो वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा ना, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है देखिए, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जिसको हम लोग कहते हैं। अब एनसीएफ क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 वो है। और ये जो टॉपिक है आपके जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसको जितने भी हम लोग ये एमसीक्यू करेंगे और जितने भी ये थ्योरी है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए, तो सबसे पहला फर्स्ट में क्या क्या गया है पढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के शीर्षक में दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस पाठचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। इसके संबंध में यह तर्क है कि, चलिए फर्स्ट क्या क्या गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंग्रेजी भारत के प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। दूसरा क्या क्या गया उसको देखिए, भारत में इसका प्रयोग सरकार, उद्योग एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में होता है। थर्ड को देखिए, इसे सीखे बिना लोग प्रबुद्ध, संपन्न एवं उच्च संस्कृति के लोग नहीं बन सकते और इसके संदर्भ में अपनी कार्य क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाई को नहीं छू सकते। नेक्स्ट क्या है उसको देख लीजिए। एनसीएफ फ्रेमवर्क कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अर्थात इस प्रॉपर लाइन में क्या समझाना चाहते हैं, थोड़े से मैं आपको बता दूं तो एनसीएफ जो होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की किस क्लास में कौन सा विषय में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इसका लेखा जोखा रखा जाता है कि कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में अगर हिंदी हो गया तो हिंदी, अगर इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश, क्या पढ़ाना है, पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, इस सारी चीज़ को जो डिसाइड करने वाला है वो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है उसमें होता है। अर्थात एनसीएफ की जो फ्रेमवर्क है ना उसमें प्रॉपर निर्देशित किया गया है। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी जो प्रमुख तथ्य है उसके बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको प्रॉपर अच्छे से समझाने में थोड़े से सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बार बार। ठीक है, चलिए खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रॉपर लाइन में क्या कहा गया है थोड़े से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं थोड़े से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, समेकित शिक्षा से तात्पर्य ये है कि अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो तो एक शिक्षक होने के नाते आप एक कक्षा में जैसे जाते हो, मान लो अगर कक्षा 5वीं में आप जाते हो तो उस कक्षा में आप देखोगे कि अन्य अलग अलग प्रकार के बच्चे आए हुए होंगे। कोई बच्चा देखोगे ना तो आप दिव्यांग बच्चे भी आए हुए होंगे, कुछ माइनर परसेंट से जो डिसेबल होते हैं ना, जो दिव्यांग होते हैं वो बच्चे आए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप प्रॉपर उस कक्षा में एडमिशन देते हो और उस बच्चे को, ठीक है, जो धीमी गति से सीखता है और उस बच्चे को भी एडमिशन देते हो जो तेज
तेज गति से एक बार में ही सीख जाता है, उस बच्चे को भी आप एडमिशन दे देते हो, और उस बच्चे को भी एडमिशन देते हो जो धीमी गति से सिखाते हैं। तो उन सारे बच्चे को आप किस प्रकार से मैनेज करते हो, इसमें साफ साफ कहा गया है। देखिएगा तो अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित और बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों को भी शामिल, अर्थात दोनों बच्चे को, जो योग्य बच्चे हैं अर्थात जो एक बार में सीख जाते हैं वो बच्चों को भी एडमिशन देते हो, और उस बच्चे को भी देते हो जो एक बार में नहीं सीख सकते, और उसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी आप एडमिशन देते हो। तो इन सारे जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं उसको एडमिशन देने के बाद आप किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हो, एक समान कहा गया है। ठीक है, ये अनिवार्य जो और निःशुल्क जो शिक्षा है उसमें कहा गया है कि एक साथ सभी को लेकर के आपको पढ़ाना है। तो इस प्रॉपर लाइन से यही कहा गया है। ठीक है, इसको आपको समझना है, और इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जब आप लोग डीएलएड करोगे ना तो आपको इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए सेकंड को पढ़ते हैं। सेकंड क्या क्या गया, ध्यानपूर्वक इसको भी खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति धर्म आदि सुधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया आपको? तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक शिक्षक की भूमिका क्या है उसको बताया गया है। क्या बताया गया है? सुविधादाता, अर्थात बच्चों के लिए आपको सुविधादाता के रूप में आपको देखा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या की 2005 जो है ना उसके अंतर्गत क्या शिक्षा को जो है ना वो बाल केंद्रित कहा गया है। ठीक है, शिक्षा केंद्रित नहीं, अर्थात शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित कहा गया है। अर्थात बच्चे जिस प्रकार से वो सीख पाए उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, ये कहा गया है। उसके अलावा क्या कहा गया? जाति धर्म के आधारों पर बिना भेदभाव की उनको से प्रॉपर आपको शिक्षा देना है, उसमें भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या कहा गया है उसको देखिए। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर के चलना। अभी जो मैंने बताया ना कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो जो एक बार में सीख जाते हैं, वो जो एक बार में नहीं सीख पाते, वो इन सभी बच्चों को मिलाओगे ना तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। उन सभी बच्चों को मिला करके पढ़ाओगे तो ठीक है। तो ये समावेशी का मतलब यही आपको याद रखना है। ठीक है, सबको मिला जुला करके पढ़ाना, एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए। समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या क्या है देखिए। आरटीई 2009 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। ये तो हमने पिछले में भी पढ़े थे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है वो देखिए। आरटीई 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 प्रधान अध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। अर्थात सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए 1:40 प्रधान अध्यापक को अर्थात प्रिंसिपल को छोड़कर बोला गया। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली जो चल रही है ना, अर्थात स्टूडेंट और जो शिक्षक का जो रेशियो है वो 1:30 अर्थात 30 छात्रों में 1 शिक्षक का अनुपात है। अगर किसी स्कूल में मान के चलो अगर 300 बच्चे हैं तो उसमें कितना होगा 10 शिक्षक रहेगा। तो ये अनुपात इसमें डिसाइड किया गया है। अगर आंसर लेना हो ना तो प्रॉपर अगर आप लोग सोचो ना कि कौन सा आंसर लो, अगर दोनों आ जाए तो या तो 1:40 आएगा या 1:30 आएगा, तो आपको 1:30 को लेना है। ये ज़्यादा अभी का ऑथेंटिक जो बुक है ना उसमें दिया गया है, तो मैंने अलग से इसको ना लिख करके रखा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा लास्ट इस थ्योरी का पढ़ लीजिए क्या है। आरटीई 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, अर्थात राइट टू एजुकेशन 2009 जो है ना देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये आपको याद रखने हैं। चलिए, तो इतना सारा हम लोगों ने थ्योरी पढ़ने के बाद अब प्रॉपरली हम लोग ना एमसीक्यू अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग ना थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। चलिए, फर्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। अर्थात इस प्रश्न को थोड़े से सरल तरीके से आपको समझाऊँ ना तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार
प्राथमिक विद्यालय अर्थात पहली से 5वीं तक की जो विद्यालय है ना, उसमें एक शिक्षक को एक हफ्ते में कितने घंटे योजना बना करके पढ़ाना पड़ता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 30 घंटा, ऑप्शन बी 45 घंटा, ऑप्शन सी 42 घंटा या ऑप्शन डी 50 घंटा। कितने घंटा बताइए। और देखना चाहो ना तो सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्न। और अब की बार ना जितने भी हमारी वीडियोस आएगा ना, सारे वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो सीटेट, सीजीटेट या अन्य जो स्टेट के जो एग्ज़ाम है ना उसमें पूछा गया होगा, वैसा क्वेश्चन जो ऑथेंटिक होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, थोड़े सरल तरीके से नहीं लाएंगे जो तो आप लोग आसानी से जो जवाब दे पाओगे वैसा नहीं। जो प्रश्न प्रॉपरली अब के बार पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को लेकर के आएंगे हम लोग। चलिए, प्रश्न फर्स्ट का क्या आंसर होगा जल्दी बताइए, 5 सेकंड टाइम है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों को ना प्रति सप्ताह अर्थात एक हफ्ते में ना आपको 45 घंटे योजना बना करके पढ़ाने हैं। ठीक है, ये आरटी एक्ट 2009 में प्रॉपर कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 45 घंटा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप लोग खुद से प्रश्न को नहीं पढ़ोगे, खुद से आंसर नहीं लगाओगे, तब तक आपका क्वालिफाई करना एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद से पहले प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद खुद से सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आपका तो आंसर दूंगा ही। ठीक है, और इस प्रॉपर वीडियोस में आप लोगों को ना प्रश्न को अटेम्प्ट करने के या सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपका जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि इसमें प्रॉपर जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर लगभग हम मेरे पास अगर कि 25 क्वेश्चन है, तो इस 25 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही होता है इसको भी देखिए। और अगर 25 क्वेश्चन में आपका 15 भी सही हो रहा है तो आप बढ़िया लेवल पे हो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़े से खतरे में हो। ठीक है, तो आप जो अपना पढ़ने की जो स्पीड है उसको बढ़ाइए और समझ करके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न दूसरा को पढ़िए क्या कहता है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक आवास उपलब्ध कराना। अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ये कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा विद्यालय है जिसमें निःशक्त बच्चों के लिए शैक्षिक आवास उपलब्ध कराता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए को देखिए, विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी देखिए मुक्त विद्यालयों में, ऑप्शन सी देखिए ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों में, या ऑप्शन डी नियमित विद्यालयों में। इसको भी देखना चाहो ना तो ये सीटेट 2011 में इसको भी पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियमित विद्यालयों में। कैसे, तो आप लोगों ने अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके समझा होगा तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा, तो निःशक्त अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं वो, समेकित शिक्षा का अर्थ होता है कि समावेशी शिक्षा अर्थात सभी बच्चों को एक साथ प्रॉपर लेकर के चलना। ठीक है, केंद्रीय प्रयोजन अर्थात केंद्र में जो योजना बनती है ना उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक आवास उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों कहने का मतलब है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको शैक्षिक आवास उपलब्ध कराना। शैक्षिक मतलब पढ़ने लिखने से रिलेटेड, उसको विद्यालय जो है ना उसमें रहने के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराना। तो किस में है, तो वो नियमित विद्यालयों में प्रॉपर कहा गया है ऐसा। ठीक है, तो आरटी 2009 की जो एक्ट है ना उसमें भी प्रॉपर कहा गया है। ठीक है, नियमित विद्यालय में। हम लोगों ने विशेष विद्यालय के बारे में पढ़ाई नहीं है, मुक्त विद्यालय के बारे में नहीं बोला गया और ब्लाइंड विद्यालय के बारे में जो है उसको भी नहीं कहा गया। तो हम लोग नियमित विद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्रश्न क्रमांक दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक जो शिक्षक है उसे किस दायित्व को पूरा करना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। ऑप्शन सी, पूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण समय पर पूरा करना होगा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर है बताइए। सीटेट 2011 में इसको भी पूछा गया है।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैसे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एक शिक्षक का जो दायित्व है वो है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, अर्थात प्रेयर होने से पहले आपको उपस्थित रहना होगा, ये भी सही है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, अर्थात एग्जाम होने से पहले आप लोगों को पाठ्यक्रम का जो संचालन है उसको पूरा करना होगा, अर्थात सिलेबस कंप्लीट कराना होगा। उसके अलावा थर्ड क्या कहते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, अर्थात एग्जाम से पहले आप लोगों को ये दायित्व होता है एक शिक्षक का कि वो जो सब्जेक्ट है उन सारी सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले कंप्लीट कराना, और जितने भी सिलेबस है सारे को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधारों को सुझाया गया? ठीक है, अर्थात प्रश्न क्रमांक 4 ये कहना चाहता है कि एनसीएफ 2005 में किस सुझावों को सुझाया गया, अर्थात सिफारिश किया गया, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए को देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी, सामूहिक कार्यक्रम मूल्यांकन, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा बताइए? और इसको भी सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैसे? तो थोड़े से आप लोग ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ कहलाता है। ठीक है, जितने भी हम लोग पढ़े ना कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका हिंदी रूपांतरण राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 होता है। ठीक है, इसमें कौन से सुधारों को सुझाया गया अर्थात सिफारिश किया गया? तो सबसे पहले खुली पुस्तक परीक्षा को सुझाया गया। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भी बताया गया। उसके अलावा समूह कार्य में मूल्यांकन को भी बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है, इस ओर संकेत करती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यमों से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन सी, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। या ऑप्शन डी, जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सीटेट 2011 में इसको भी पूछा गया है, देखना चाहो तो देख लो। क्या इसका आंसर होगा बताइए? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कहा गया है पहले उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, एक साथ जो सभी बच्चों को लेकर की पढ़ाने वाली जो बात है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। वो किस ओर संकेत करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करता है, अर्थात बिना उसकी जो डिसेबल अर्थात जो दिव्यांग होंगे उसके, जो थोड़े लेट में सीख पाते हैं उनके, जो जल्दी सीख पाते हैं उनको, उन सभियों की जो डिसेबिलिटी है अर्थात जो दिव्यांग है उसको ध्यान में ना रख करके, उनकी जो समस्या है उसको ध्यान में ना रख करके आप सभी को एक साथ प्रॉपर शिक्षा दो, वो कहा गया है जो एनसीएफ 2005 है उसमें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, तो क्या बातचीत की गई है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जाती हो। ऑप्शन बी, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने पर। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बताइए? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास हो और इसकी संरचना की जा सकती हो। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को पढ़िए। अब आप लोग बोलोगे कि ये प्रश्न क्रमांक 10 कैसे आ गया, अभी तो प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं इसको सीक्वेंस वाइज थोड़ा सा जमाया नहीं हूँ, अर्थात जो इसमें प्रश्न का जो क्रमांक दिया ना सिर्फ उसी को ध्यान रखिएगा, हो सकता है अलग अलग हो गया होगा। ठीक है, तो उसको मैं याद रखूँगा। अगर आप लोग जो समस्या होगा उसको बताओगे तो नंबर वाइज मेरे पास तो PDF है, मैं उसको चेक करके आपको बता भी सकता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो आपको क्वेश्चन पे होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या गया है, प्रश्न क्रमांक पर नहीं। अगर आप लोग को किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप लोग सेम जो प्रश्न दिया गया है, जैसे प्रश्न क्रमांक ये 10, तो अगर इससे रिलेटेड पूछोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न 10 क्या 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 उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005।
ऑप्शन ए क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिए, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान होना। ऑप्शन बी, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। ठीक है, इसको देखना चाहो, देखिए उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या योग्यता का विकास करना। तो सबसे पहला आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़े होंगे तो आपकी समझ में आया होगा कि एनसीएफ 2005 में क्या गया है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में तार्किक चिंतन अर्थात किसी प्रश्न को लेकर की तार्किक उसमें चिंतन होना चाहिए और समस्या समाधान की योग्यता होना चाहिए, अर्थात किसी संख्या को लेकर के, किसी प्रश्न को लेकर की वो समस्या है तो वो किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करता है, वो गणित शिक्षण का उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। जबकि अगर ऑप्शन ए को बोला जाए, बच्चों को अंक गणित का ज्ञान, आप सिर्फ ज्ञान नहीं दे सकते, ठीक है, उसको जो ज्ञान है उसको सीमित नहीं रख सकते, आपको बच्चों की जो तार्किक सोच है उसको बढ़ाना है। और उसके अलावा बी को देखिए, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करना है लेकिन समस्या समाधान ज़्यादा है, बच्चों को तार्किक चिंतन अंकों के प्रति होने चाहिए। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक अर्थात इमोशन से क्या होगा आपको ये बताइए, गणित में इमोशन कैसा, तो ये भी नहीं होगा। तीनों ने जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। एक बात के लिए आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ना जो क्वेश्चन का जो अलग अलग जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जमाने चाहिए था, ठीक है, एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो, लेकिन मैं ना थोड़े से जमाने पे हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि देखिए मेरा स्वास्थ्य वैसे ही थोड़े से ख़राब है, जिसके वजह से ना मैं वीडियोस नहीं लाऊंगा सोचा था, पता है, एक दो दिन थोड़े से स्वास्थ्य को ध्यान दे लेता हूँ, लेकिन फिर से सोचा कि अगर एक दो दिन आप लोगों का पढ़ने में गैप हो गया तो फिर तकलीफ होगी, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो इसलिए फटाफट क्वेश्चन को ना छांटने में ना थोड़े से मेरे को दिक्कत हो गया, ठीक है, मतलब थोड़े से हेर फेर हो गया, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान मत रखिएगा जो क्वेश्चन है वो। अब बोलिएगा प्रश्न 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 आ गया बोल के, तो आज का जो क्लास है उसको थोड़े से मैनेज कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट से ना मैं ध्यान रखूँगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो आपका जो नंबर सीक्वेंस है उसको रखने के लिए, ठीक है, तो उसको थोड़े से आज मैनेज कर लीजिए, एक थोड़े से वॉइस प्रॉब्लम है वो और थोड़े से जो सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया है उसको भी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 8 क्या कहता है, देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू किया गया है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया भी था, और जब मैं आपको थ्योरी का क्वेश्चन करा रहा था, जब थ्योरी करा रहा था तब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट है बोल के बोला भी था कि कितने कितने वर्षों का जो बच्चे हैं उसके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, इसको मैंने आपको बताया था। तो क्या इसका आंसर है बताइए, अगर आप लोग थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका समझ में आएगा। ऑप्शन ए को देखिए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी को देखिए 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी को देखिए 5 से 11 वर्ष, या ऑप्शन डी को देखिए 6 से 12 वर्ष। उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है इसको भी, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात जो है वो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, अर्थात जो निःशक्त बालक है उसके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए समावेशी शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी समाकलन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए आर टेट 2011 में पूछा गया, आर टेट का मतलब होता है राजस्थान टेट 2011, क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। तो हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जितने भी निःशक्त बालक है, निःशक्त कहने का मतलब ये है कि वो जो दिव्यांग जो बालक है, ठीक है, कुछ परसेंटेज में जो दिव्यांग बालक है उनको शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, ताकि जो एक नॉर्मल बच्चा है वो और जो एक दिव्यांग बच्चा है वो जब एक साथ दोनों मिल कर के पढ़ेंगे ना तो अपने आप को कभी वो हीन नहीं समझेगा, दूसरों से अलग नहीं समझेगा, जो निःशक्त बच्चा है, जो दिव्यांग बच्चा है वो। तो इसलिए समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, और जो निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए और इसका क्या आंसर होगा आप बताते हुए चलिए। चलिए 12वां को पढ़िए। विशेष शिक्षा संबंधित है, अर्थात विशेष शिक्षा किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, ऑप्शन बी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन सी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या ऑप्शन डी पिछड़े बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। आर्ट 2011 में इसको भी पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तो देखिए विशेष शिक्षा का जो प्रबंधित है ना वो है आप लोगों का कम योग्य विद्यार्थियों के लिए ना शैक्षिक कार्यक्रम दिए जाने के जो संबंध में उससे विशेष शिक्षा संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये जो प्रश्न है आपके लिए सरल हो जाएगा। तो प्रश्न 13 क्या कहता है पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, अर्थात जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें क्या लागू नहीं होता आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए निःशक्त बच्चे, ऑप्शन बी को देखिए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, ऑप्शन सी देखिए 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, या ऑप्शन डी बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसको देखना चाहो तो सीजी टेट 2011 में पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो हम लोगों ने ये कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें लागू होता हो। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं उसको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। उसके अलावा निःशक्त बच्चे जो दिव्यांग है उसको भी शिक्षा दिया जाता है। उसके अलावा बच्चों की नियमित उपस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो उसमें। लेकिन ये ऑप्शन सी है ना उसको ध्यान नहीं रखा जाता, उसको ये जो ऑप्शन सी है ना उसको लागू नहीं किया गया। तो प्रश्न 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा निम्नलिखित नहीं है। अर्थात आपको जो एनसीएफ 2005 में जो नहीं है, ठीक है, आधारभूत जो सिद्धांत है उसमें जो नहीं है आपको ये बताना है। आप लोगों को एक बात बता दूँ और भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये याद रखना कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। अगर निगेटिव प्रश्न किया गया है तो निगेटिव आपको आंसर भी लेना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग समझ गए होंगे तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी रटने को महत्व प्रदान न करना, ऑप्शन सी पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, या ऑप्शन डी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। क्या इसका आंसर होगा बताइए। और देखना चाहो ना तो उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना। कैसे, तो थोड़े से आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्या कहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 में आधारभूत सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है बोलना है, ठीक है। तो जो नहीं है उसको छांटना था। तो सबसे पहला ऑप्शन डी को देखिए, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 में ये शामिल है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये पॉजिटिव है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखिए, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। तो पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान आपको दिया जाता है और बच्चे जो होते हैं, जो छात्र जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। उसके अलावा रटने को महत्व प्रदान ना करना, ठीक है। तो रटने को जो रट्टू तोते जैसे होते हैं ना तो उसको महत्व प्रदान ना करना, ये भी एनसीएफ 2005 में कहा गया है, तो ये भी पॉजिटिव आंसर हो जाता है। और एक बात जो बोलो ना, अच्छी ब्राह परीक्षाओं का आयोजन करना, तो बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना ये एनसीएफ में नहीं कहा गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न में मत जाइए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक पे मत जाइएगा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो कहेगा उसमें जाइए, ठीक है। प्रश्न 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर दीजिए। और अब की जो क्वेश्चन है ना इसी प्रकार की लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बात आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न को इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न 23 क्या कहता है देखिए,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन को मैं सरलतम तरीके से आपको समझाऊँ ना, तो 2009 के जो शिक्षा का अधिकार है जिसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, उसमें अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन बी, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन सी, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। या ऑप्शन डी, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो सीटेट 2012 में इसको पूछा गया है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझा होगा तो हम लोगों ने थ्योरी में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो शिक्षा का जो विषय है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य का जो सरकार है वो अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था उचित तरीके से करेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, प्रतिवर्ष जो राज्य का ना एक इंडेक्स जारी होता है, शिक्षा का जो इंडेक्स होता है ना कि कौन सा राज्य कितने लेवल पे है एजुकेशन के मामले में, तो वो इंडेक्स भी जारी होता है, तो इसीलिए वो जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन ए को देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों से। ऑप्शन सी, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। या ऑप्शन डी, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो देखना चाहो ना तो बी टेट 2011 में पूछा गया है। बी टेट का मतलब बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो देखिए, अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपके समझ में आएगा कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 41 व 46 जो है ना वो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के ना शिक्षा से संबंधित, उसके कल्याण से ना संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात एनसीटीई का पूर्ण अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन बी को देखिए, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन सी को देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। या ऑप्शन नंबर डी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देखना चाहो ना तो बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले थोड़ी सी ये जान लीजिए कि ये एनसीटीई क्या होता है। तो ये जो एनसीटीई है वो है शिक्षा का ना एक विभाग है। ये भी जो उच्च विभाग है ना वो है जो शिक्षा को लेकर कुछ निर्णय लेता है, जो अहम निर्णय वगैरह जो होता है ना वो निर्णय लेता है एनसीटीई जो विभाग है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी को देखिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। या ऑप्शन डी, बच्चों की चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। सीजीटेट 2011 में इसको भी पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपके समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है उसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है बोला है। ठीक है, नहीं है मतलब निगेटिव में लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा थोड़े से आपको समझाता हूँ। ऑप्शन ए को देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 में ना ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये उसमें है, ऐड है, उसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी को देखिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। एनसीएफ में ये भी कहा गया है कि जो आपका पढ़ाई है उसको रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखिए, बच्चों का चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये भी है आपके एनसीएफ 2005 में, क्योंकि चहुमुखी विकास मतलब खेल कूद में, सांस्कृतिक
कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम जितने भी होता है ना, सारे में, चाहे वो पढ़ाई हो तो सारे में उसका चहुमुखी विकास करना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देना ये विशेष उद्देश्य ये नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर दीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन ए को देखिए, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी को देखिए, लिंग के अनुसार समझाती है। ऑप्शन सी को देखिए, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। या ऑप्शन डी, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। और सीटेट 2012 में इसको भी पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तो आप लोगों ने अगर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो इसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष लिंग के अनुसार अधिक समझाती, अर्थात सभी को समान माना गया है, किसी को लिंग भेदभाव या जाति धर्म के आधार पर बांटा नहीं गया है या अलग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। विद्यालय में समावेशी मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। ऑप्शन बी, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर। ऑप्शन सी, केवल निर्योग्य छात्रों के आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर। या ऑप्शन डी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूरा करने पर। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। कैसे? तो देखिए, समावेशी मुख्यतः केंद्रित होता है। देखिए, विद्यालय में समावेशी शिक्षा मुख्यतः केंद्रित होता है। समावेशी का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि सभी बच्चों को एक साथ ले करके चलना। और इसमें विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के ना सूक्ष्म अर्थात छोटे से छोटे उसके प्रावधान, जिसमें उसकी समस्या आती हो उसको प्रावधान करना, उसमें सुधार लाना और उसको उचित शिक्षा देना। तो ये जो समावेशी शिक्षा है उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करती है। ऑप्शन सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। टेट 2015 में पूछा गया है इसको। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करती है। तो एनसीईआरटी जो आप लोग जानते हो, जो आप लोगों का जो बीएड और डीएड का जो कोर्स है वो कराता है। ठीक है, 2 साल का जो कोर्सेस है वो कराता है एनसीईआरटी। तो वही संस्तुति करता है और प्रस्तुति करता है शिक्षा के संबंध में। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपके एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, अर्थात गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी को देखिए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपके समझ में होगा। तो एनसीएफ 2005 में जो गलतियां महत्वपूर्ण होती हैं वो बताना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी को देखा होगा ना तो इसमें केवल पॉजिटिव बोला गया है। ठीक है, बाकी सब में निगेटिव है। ऑप्शन ए को देखिए, कक्षा में क्या बोले हैं, हटाने वाली बात की तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी को देखिए तो उसमें डांटने वाली बात भी नेगेटिव है। और थर्ड ऑप्शन डी को देखिएगा ना तो इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने वाला अर्थात वर्गीकृत करने वाले, तो बच्चों को आप वर्गीकृत थोड़ी ना करोगे तो ये भी अनुत्तीर्ण हो जाएगा, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। और केवल जो ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव बोला गया। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही होगा आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री चयन करते समय खाली स्थान की जरूरत होनी चाहिए। अर्थात अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना
बनना चाहते हो और शिक्षक होने के नाते आप जो अपने कक्षा है उसमें अनेक विद्यार्थियों को, जितने भी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों के अलग अलग प्रकार से पोर्टफोलियो बनाओगे, अर्थात उसका प्रोफाइल बनाओगे। तो आपको किसकी ज़रूरत होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, विद्यार्थियों समावेशन। ऑप्शन बी, अभिभावकों समावेशन। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों बहिष्करण। या ऑप्शन डी, अन्य शिक्षकों समावेशन। सीटेट 2012 में पूछा गया है, क्या इसका आंसर होगा बताइए। और ये वाला प्रश्न जो है ना आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सर्च कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये प्रश्न को सर्च कीजिए, क्या इसका आंसर होगा, कहीं से भी ढूंढिए, बुक से ढूंढिए, चाहे गूगल कीजिए, क्या इसका आंसर होगा, ये आपका काम है बताना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 मुझे याद रहेगा कि इसका आपको मैं होमवर्क दिया हूँ। तो क्या इसका आंसर होगा ये बताइएगा, प्रश्न क्रमांक 25। और एक प्रश्न आपके लिए और है, दो प्रश्न मैं दूंगा आपके लिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25 और प्रश्न क्रमांक जो 53 है, वो दोनों मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। प्रश्न 53 क्या कहता है ये देखिए, एक समावेशन कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। या ऑप्शन डी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसको देखिएगा ना, तो सीटेट 2009 में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में, अर्थात पहली से पाँचवीं जो फर्स्ट पेपर होता है ना उसमें पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा, ये भी आप लोगों के लिए ना होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। दो ही प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए, प्रश्न क्रमांक 25 और प्रश्न क्रमांक 53 मुझे याद है, ठीक है। उसका आंसर दीजिएगा खुद से, चाहे कहीं से भी ढूंढ करके हो, सर्च करके आप दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए केवल क्लास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग फिर से कल, ठीक है। चलिए अंत में केवल इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोगों को किसी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर क्लास ढंग से समझ में ना आई ना तो फिर से बताइएगा, 2-4 दिन के बाद ना मैं उसको दोबारा रिटर्न फिर से ले लूँगा ये क्लास को, क्योंकि देखिए थोड़े से अस्वास्थ्य के कारण ना ऐसा हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं इस वजह से, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा, और चैनल को अंतिम तक देख चुका तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके।